ए बाबू सुनो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 16वां सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। मैंने बच्चों को क्या करना है, पुरस्कार देना है, 7 नगद पुरस्कार देना है और उसके लिए कुल राशि 700 रुपया रखी गई है। और देने का प्रावधान ऐसा है कि जिस बच्चे को दिया जाएगा उससे भी उसके बाद वालों को ठीक 20 रुपया कम दिया जाएगा। ठीक ना, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान का करिए, ज्ञात कीजिए। माना पहले विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार मान लेते हैं। सबसे पहले माना पहले विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार, दिया गया क्या बाबू, पुरस्कार कितना कह देंगे, x। ठीक ना, तो हम यहां पे एपी बना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एपी बना रहे हैं, पहला को x दिया गया। अब ये नहीं लिख रहे हैं दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा, पांचवा, छठवा, लिख सकते हैं, 7वां तक लिख सकते हैं। लेकिन एपी का मतलब क्या रह जाएगा जब इतना लिखेंगे हम तो। पहला को x रुपया दिया गया, उसके बाद वाला को उससे 20 रुपया कम दिया गया, मतलब x माइनस 20 रुपया। उसके बाद वाला को फिर इससे 20 रुपया कम दिया गया, मतलब x माइनस में 40 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ रहे हो तो एक बार और समझो आराम से। पहला को मान लो तुमने 100 रुपया दिया, सपोज दैट हम बता रहे हैं, संख्या पर उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद वाला को 20 कम दोगे, कितना देना पड़ेगा, 80। उसके बाद वाला का इससे 20 कम, क्योंकि बोला यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 60। उसके बाद वाला को कितना देना पड़ेगा, 40। इस तरह से पुरस्कार का वितरण हो रहा है। तो आप 100 लिखे पहले, 100 में से x घटाए, 20 घटाए तो 80 हो गया। हमको नहीं पता है कि पहले विद्यार्थी को कितना रुपया दिया जा रहा है। तो मान लीजिए, माना पहले विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार x, बस यही काफी है, एक ही चीज काफी है। तो x पहला बच्चा को दिया गया, दूसरे बच्चा को 20 रुपया कम, तो x में से x तो कोई संख्या है नहीं, ताकि 20 घटा दे तो कोई संख्या प्राप्त हो जाए, तो x माइनस 20 लिखेंगे। अब फिर x माइनस 20 में फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 40। बोलो बाबू, बोलो। अब फिर इससे 20 रुपए कम करेंगे तो x माइनस 40 में से 20 फिर घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस कितना, 60। तो उसके बाद वाला का पुरस्कार हो जाएगा कितना, x माइनस कितना, 60 डैश डैश। ऐसी चीजें होगी, मतलब यह नगद पुरस्कार कितने बच्चों को देना है, 7। ठीक है, ए का मान तुमसे कोई पूछता है तो क्या कहोगे जी, x। समझ में आ रहा है? डी का मान कहोगे तो होगा T2 माइनस में कितना, T1। तो T2 कितना है, x माइनस में 20। अब माइनस कितना हो जाएगा, x। इतना में से इतना घटाएंगे, x खत्म हुआ, यानी डी का मान तुमको मिला माइनस का 20। एक बात बताऊं, SN का मान दिया है 700 रुपया। कुल पुरस्कार का राशि कितना है, 700 रुपया। तो कुल पुरस्कार का राशि मतलब कुल योग, पैसा का कुल योग, सारे पैसा का योग कितना है, 700 रुपया। तो SN का मान कितना कर दिए हैं, 700 रुपया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। SN बराबर n/2, इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कौची d। एक और बात क्लियर कर लेना है, जो n का मान कितना है, n, तो n कितना है, 7 है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं S7 यहाँ पे अगर कह दें कि n नगद पुरस्कार की राशि कितनी है, 7 प्रतिभागियों को ही देना है, 7 विद्यार्थियों को ही देना है, तो S7 का मान हो जाएगा ये कितना बाबू, 700। किसी को कोई दिक्कत है? इसी का प्रयोग इधर करेंगे। तो यहां देखिए S7, यहां होगा 7/2 इंटू में 2, ए का काम कितना कर रहा है बाबू, x। और फिर होगा यहां पे कितना, 7 माइनस में 1, और डी का मान माइनस से कितना, 20। कोई दिक्कत तो बताइए। S7 का मान कितना है आपका, 700।
तो यहां हो जाएगा 700। 7/2 को 2 रहने दीजिए क्योंकि कटेगा तो है नहीं। 2 में x से कितना हो जाएगा 2x। 7 में से 1 जाएगा 6 और गुणे माइनस से कितना बाबू 20। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। है दिक्कत? नहीं है, आगे हल करते जाना है। 7 से कटा देते हैं 100 मर्त में, बताओ 2 इधर आएगा तो 100 दूना कितना हो जाएगा 200। अब बराबर में यहां हो जाएगा 2x। आप 20 छक 120, 20 छक 120 माइनस का 100 कितना हो जाएगा 20। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कोई दिक्कत? अब 120 को इधर लेके आओ तो 200 माइनस में कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर में कितना 2x। इसलिए क्योंकि 120 माइनस में इधर आएगा तो किसमें होगा प्लस में। 200 और 120 कितना होगा 320 बराबर में कितना 2x। 2 से काट लो 16 160 यानी x का मान कितना हो जाएगा 160। आपसे कब पूछा है? बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। अब x का मान निकल गया, पुट कर दीजिए, काम खत्म। 7 प्रतिभागियों के लिए लिख दीजिए। पहले बच्चे को जो पुरस्कार दिया गया वो दिया है 160 रुपया, दूसरे बच्चों को दीजिएगा 140। इसलिए यहां पे एपी जो था हमारा वो था क्या बाबू x माइनस में 20, ठीक है, x माइनस में 40 डैश डैश बोलो। तो यहां सीधे आपका बन जाएगा एपी। इसके हिसाब से मर्ज कर दीजिए आप, ठीक ना। 160 160 में से 20 जाएगा 140, 140 में से यहाँ 160 में से 40 जाएगा कितना होगा 120। अब आओ 200 रुपया बोलो, फिर 80 रुपया, फिर कितना होगा 60 रुपया, फिर कितना होगा 40 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला को कितना 20। और सबको जोड़ोगे तो 700 आ जाएगा। और सभी प्रत्येक प्रतिभागी को दिया गया पुरस्कार, पहला को 160, दूसरा को 140, तीसरा को 120, चौथा को 100 रुपया, पांचवा को 80 रुपया, छठवा को 60 रुपया और सातवां को 40 रुपया। 20 काहे लिख रहे हैं, इसको हटा दीजिए। 7 हो गया है ना, हो गया है 7 को 3 2 5 2 7, ठीक है, क्लियर हो गया। यही आपका आंसर दिया होगा। आया समझ में? नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सोख लिखा है बच्चा, क्या किया बाबू? सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, यदि इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। एकदम आसान सा सवाल है। मैंने कहने का मतलब है अनुभाग माने होता है सेक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो। सेक्शन आपके विद्यालय में होगा, आप कहते होंगे ना 10th A 10th B होता होगा ना, 10th C, ये सब अनुभाग हैं जिसको सेक्शन बोलते हैं। जब बहुत अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है। सारे बच्चे 10th के ही हैं लेकिन सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। 70 70 60 60 बच्चों का सेक्शन बना दिया जाता है और आराम से पढ़ाई हो रही होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां भी वही हाल है। 1 से लेकर 12th तक का ये स्कूल है, जिस स्कूल का ये बात हो रहा है, जिस स्कूल के बच्चों ने पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। और पहला क्लास में 3 गो सेक्शन है, माने 1A होगा, 1B होगा और 1 का होगा C। फिर दूसरे क्लास का 2A होगा, 2B होगा, 2C होगा। तीसरा में भी 3 गो सेक्शन, चौथा में भी 3 गो सेक्शन, पांचवा में भी 3 गो सेक्शन, छठा में भी 3 गो सेक्शन, सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां में भी 3 गो सेक्शन ABC। और ये लोग पेड़ लगाने का निर्णय कुछ इस प्रकार हुआ है जो कि कक्षा 1 का एक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, माने 1 पेड़ लगाएगा।
दूसरा अनुभाग तो एक कक्षा एक का ही ना है, तो ये भी एक पेड़ लगाएगा अपने कक्षा के बराबर, कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। तीसरा अनुभाग जो सेक्शन सी है वो भी कक्षा एक का ही सेक्शन है, इसलिए सेक्शन सी वाला भी अपने कक्षा के बराबर एक ही गो पेड़ लगाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा जो पहले क्लास के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या को होगी 3 गो, क्योंकि सेक्शन ए एक लगाएगा, एक सेक्शन बी लगाएगा, एक सेक्शन सी लगाएगा। क्लियर है? तो यहां हम लिख सकते हैं का, चूंकि पहले वर्ग के पहले कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है बाबू? 3। तो यहां लिख सकते हैं हम पहले कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा, इसको और शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं, रुको भी बताते हैं। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितना बाबू? 3। 3 कहां से है समझ में आया ना? अब आइए दूसरे कक्षा का बात कर लेते हैं। दूसरे कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा कक्षा में 3 गो सेक्शन, पहला सेक्शन अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, मतलब दूसरा क्लास में तो 2 गो पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 2 गो पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 2 गो पेड़ लगाएगा, तो 2 2 4 2 कितना? 6। तो दूसरा क्लास के बच्चों ने कितना पेड़ लगाया? 6। क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर बताओ। तीसरा क्लास का पहला सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। दूसरा सेक्शन कितना लगाएगा? 3 पेड़। तीसरा सेक्शन कितना लगाएगा? 3 पेड़। तो 3 3 6 3 9, यानी कितना पेड़ लग गया? समझ में आ रहा है? अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बता दो मुझे, कितना होगा? 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां लिख देंगे, इसीलिए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब कहीं ना कहीं इससे हम एपी बना लेंगे, खटाक दे, इसलिए कह देंगे एपी बराबर में कितना बाबू? 3 6 9 12, ऐसा ही ना होगा जी? डैश 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 कितना हो गया? 36। अब सारे मानों को 36 तक को जोड़ दीजिए जी, कुल पेड़ निकल जाएंगे जो उस विद्यालय के 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने कुल कितना पेड़ लगाया। क्लियर है? ए का मान आपसे कोई पूछे तो कहो कितना लिखेंगे? डी का मान पूछे तो कोई कितना कहेगा? T2 माइनस T1, यानी 6 - 3 बराबर में कितना होगा? 3। अंतिमवा पद दिया है कि नहीं दिया है बच्चा? कितना दिया है? कहीं ना कहीं n का मान कितना होगा? 12, क्योंकि पहला कक्षा से लेकर कहां तक लग रहा है? 12वीं कक्षा तक। तो पहला से 12वीं तक कितना n का मान कितना हो जाएगा? 12। तो सब कुछ उपलब्ध है, आप लगा दीजिए Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस Tn। बोलो बच्चा, क्योंकि अंतिम पद इसमें दिया हुआ है इसलिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं हम। Sn का मान कितना है? 12। तो यहां होगा 12 बटा कितना? 2। a का मान बोलो कितना है? 3 प्लस अंतिम पद कितना है? 36। राइट, यहां हो जाएगा S12 बराबर में कितना होगा? 12 बटा 2 मतलब 6, गुण यहां देखिए 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 9 6 54 के 4 हारसिन 5 और 6 3 18 और 5 कितना? 23। 234 पेड़ लगेगा। अतः कह सकते हैं, अतः पूरे विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर में कितना होगा? 234 लिख देते हैं। अतः विद्यालय का आंसर मिला लीजिए आप। सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कर देते हैं। कुल संख्या कितना होगा? 234 आपका आंसर। कोई दिक्कत? नोट करिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ही
कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। वह आकृति यहां नहीं बना हुआ, हम बना रहे हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी? ठीक है बाबू, कुछ क्वेश्चन कुछ बुझा रहा है? कुछ नहीं बुझा रहा, पढ़ रहे वो नहीं बुझा रहा है, वो बुझा रहा होगा ना। देखो इसकी कहानी कैसे शुरू हो रही है हम तुमको समझाते हैं। किताब में आप देख रहे होंगे, आपको ऐसा एक फिगर बना हुआ, बनाते हैं वैसा फिगर, ठीक है। इसमें 2 सेंटर लेना है बाबू। सेंटर माने केंद्र। एक केंद्र ये है यहां से, ठीक ना। ए को केंद्र माना गया है और ये इतना चाप लेके एक अर्धवृत्त बनाया गया है, हाई ए हो गया। अब फिर यहां पे क्या कर दिया गया है, बी एक केंद्र माना गया है और बी को यहां आने के बाद यह मालिक हो जा रहा है। कौन मालिक हो जा रहा है? ए, बी वाला। अभी फिलहाल ए के अनुसार ही खींचा गया है, अब बी के अनुसार अब यहां से खींच जाएगा तो त्रिज्या थोड़ा अब इतना ना हो गया, अब यह ऐसे को जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर जब यहां आया तो अब मालिक कौन हो गया? ए हो गया। कौन मालिक हो गया जी? ए। अब इतना त्रिज्या लेकर चलेगा तो सर यहां तक आएगा। आ रहा है समझ में? फिर जब यहां से इसके इतना त्रिज्या मानकर यहां तक आया गया तो फिर अब बी अब मालिक हो गया, अब बी त्रिज्या लेकर आपको इधर जाया गया। ऐसे ही घूमते जा रहा है तो 13 गो सर्पिल बनेगा। 1 गो, 2, 3, 4 ऐसे करके 13 सर्पिलों में बने अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग निकाल के बता देना है। समझ में आ गया? बुझाया? ये क्या कहानी चल रही है? मतलब एक बार और इधर देखिए, यहां एक बिंदु ले लिया गया जो केंद्र ए रहेगा, इसको केंद्र मानोगे और यहां एक बी है तो इतना त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया गया। फिर जब यहां आया तो अब हाई हो गया, यहां से चाप आप बैठा रहे हो, यहां से चाप समझ आप बैठाओ, समझो ऐसे आया, या इतना हो गया। फिर जब यहां आया तो फिर त्रिज्या काम करने लगा ई वाला, तो इसके अनुसार इतना हो गया। फिर जब यहां आया तो त्रिज्या बी वाला काम करने लगा तो इतना हो गया। ऐसे करके घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो 13 गो सर्पिल बनाना है सर। अब 13 सर्पिल मतलब एक राउंड को मत गिनिए, हाई 1 हो गया, हाई 2 हो गया, हाई 3 हो गया, हाई 4 हो गया। ऐसे करके 13 गो सर्पिल बनेगा तो उसका कुल लंबाई कितना होगा हमें जोड़ के यहीं का कर देना है, बता देना है। बोलिए समझ में आया? तो पहले सर्पिल के लिए त्रिज्या कितना है बताइए तो 0.5, उसके बाद वाला के लिए कितना है 1, उसके बाद वाला के 1.5, माने प्रत्येक बार 0.5 बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे क्योंकि पहले सर्पिल की त्रिज्या, ऐसे लिख रहे हैं हम, पहले सर्पिल की त्रिज्या जरा मुझे बताइए तो क्या है बाबू? 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए पहले सर्पिल का लंबाई, मतलब ये पहला सर्पिल क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बना रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर। तो यहां कहेंगे इसलिए पहले सर्पिल का लंबाई, जिसको हम लोग L1 कह देते हैं, क्या कह देते हैं बाबू? L1 कहने के लिए कह सकते हैं L1 हो गया, हाई L2 हो गया, हाई L3 हो गया, हाई का होगा L4, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे मान के चल रहे हैं। तो पहले सर्पिल का लंबाई बराबर में कितना होगा? पाई इंटू में आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि। अब वृत्त नहीं अर्धवृत्त बन रहा है तो 2 को हटा दीजिए, पाई इंटू का होगा आर। तो पाई का मान बोला है 22 बटा कितना रख लीजिए 7, और आर का मान त्रिज्या 0 पॉइंट कितना रहेगा 5। आप मुझे बताइए 22 में 5 से 7 से तो 0.5 कटेगा नहीं, 22 पचे 110 मतलब 11 बटा में 7 सेंटीमीटर। कोई समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? हम चाहते हैं कि पाई का मान हम लास्ट में रखें, कैसा रहेगा? और आसान हो जाएगा, और आसान कर देते हैं इसको। यहां देखो पाई के पाई रहने दो, इसका मान हो गया 0.5, तो आप यहां लिख दो 0.5 पाई, काम खत्म। पहले सर्पिल की लंबाई, कोई दिक्कत? अभी एपी बना लेंगे हम, दूसरा सर्पिल निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, एपी बन जाएगा, एकदम नहीं घबराना है।
उसके बाद हमको बार बार सबका लिखने की जरूरत नहीं है। एपी से हम एन का मान 13 रखेंगे क्योंकि 13 सर्पिल का बात है, और ए का मान यहां से आ जाएगा, डी का मान आ ही जाएगा, और एन का मान 13 ही है। एस एन निकाल लेंगे, पूरा योगफल निकल जाएगा, और लास्ट में जो योगफल में जो जो पाई आएगा उस पाई की जगह 22/7 रख के आंसर खटाक। समझे कि नहीं समझे? अब लिखो यहां पे, यहां लिख रहे हैं दूसरे सर्पिल सर्पिल की त्रिज्या। बोलो बच्चा कितना है बाबू? 1 सेंटीमीटर। काहे नहीं बोल रहा है? 1.0 मतलब काउची 1 सेंटीमीटर। तो दूसरे सर्पिल का लंबाई, तो दूसरे सर्पिल का जो लंबाई होगा, जो एल का L2 काम कर रहा होगा ना, कितना काम कर रहा होगा उसका? L2। तो हो जाएगा पाई इंटू में आर, तो यहां होगा पाई, इस बार आर का मान 1 है तो खाली आपको पाई ही मिलेगा। बताइए समझ में आ रहा है? अब आओ तीसरे के लिए। तीसरे सर्पिल की त्रिज्या बोलो कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरे सर्पिल का लंबाई मतलब अर्धवृत्त का बाबू L3 कहेंगे, यानी कितना होगा? पाई इंटू में आर। पाई और आर का मान है 1.5, यानी कि 1.5 पाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसलिए एपी बना लो, इसलिए तुम एपी कर लो। एपी बनाओगे तो क्या होगा? 0.5 पाई आया है, बोलो, फिर पाई आया है, फिर 1.5 पाई आ रहा है। इसके बाद समझ जाओ क्या क्या आएगा? 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, 3.5 पाई, 4 पाई, 4.5 पाई, 5 पाई, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। कहां तक? 13 तक। अब ये पी बन चुका है। सबका बीच का अंतर कितना है? 0.5। यहां ए का मान तुमसे कोई पूछेगा तो कहना 0.5 पाई सर। डी का मान तो T2 माइनस में क्या होगा? T1। T2 है पाई और T1 है 0.5 पाई। घटाओगे एगो पाई में से 0.5 पाई तो आ जाएगा 0.5 पाई। बताना कोई दिक्कत हो तो? n का मान कितना है बाबू? 13। राइट। अंतिम पद नहीं दिया है और Sn निकालना है, 13 सर्पिलों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में कितना बच्चा? d। बात खत्म। n का जगह कितना पुट कर दो? 13। तो 13 बटा कितना होगा? 2 इंटू में 2, a का मान कितना है? 0.5 पाई। बोलो, और प्लस यहां होगा 13 माइनस में 1 और d का मान है 0.5 पाई। बताओ कोई दिक्कत किसी को हो तो? नहीं है ना? 13 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 13 बटा 2 के 2 रहने देते हैं। और 0.5 में 2 से गुणा करोगे तो खाली पाई हो जाएगा 1 पाई, माने 8 आना दूना 1 रुपया। 1 पाई मतलब 1 छिप गया, खाली पाई हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस में 12, 13 में सीख जाएगा 12 और 0.5 पाई। बोलो बच्चा, यहाँ हो जाएगा सीधे 13 बटा कितना बाबू? 2, और यहाँ हो जाएगा आपका पाई, और प्लस यहाँ देखो 12×5 = 60। 60 में 1 अंक के बाद दशमलव बैठाओगे तो 6 पाई। तो यहाँ कितना होगा? सीधे 6 पाई। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो ये देखो 13 पाई बटा 2 और गुणे 7 पाई हो जाएगा। बोलो बच्चा होगा? यहाँ 13 बटा में कितना? 2 और गुणे 7 और पाई का मान लास्ट में रख दो 22 बटा कितना? 7। 7 से 7 खत्म, 2 से 11, 11 33 के 3 हार्शिन 3, 11 कम 11 को 3 को 14 को 143 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। खत्म। समझ में आया? इस तरह से हम बना लेंगे इस सवाल को। खत्म। आप नोट करिए। तो इतना ही रहने दीजिए आज, ठीक है? इसमें भी चित्र है ना? इसका कल चित्र हम इसमें यथी कराते हैं, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? ये 2 सवाल के साथ कल चैप्टर को समाप्त किया जाएगा और मंडे से फिर हम लोग त्रिभुज पढ़ना चालू कर देंगे। रहने दीजिए।